हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ तन्वय डालमिया है। तन्वय का ऑडिट में 96 मार्क्स आया है। ये अब तक का मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है। 96 मार्क्स ऑडिट बहुत बड़ी बात होती है। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में ना, थियोरेटिकल में आप कितना भी अच्छा लिख लो, कुछ भी कर लो, इतना बढ़िया मार्क्स नहीं आता। तो ये एक अपने आप में मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 96 इज़ लाइक टू मच। तो तन्वय को आज मैंने इनवाइट किया है, वो तुम लोगों के साथ शेयर करेगा कि उसने ऑडिट कैसे प्रिपेयर किया, उसकी क्या खास स्ट्रैटेजी थी जो हम लोग भी फॉलो कर सकें ताकि मार्क्स और अच्छे आ सकें। वेलकम तन्वय, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ऑडिट प्रिपरेशन को लेके बात करें, पहला चीज़ रहेगा कि आपका क्लासेस एकदम अच्छे से देखना है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना। और आप जैसे क्लास में बोलते हो कि वन रिवीजन बिफोर द आफ्टर द क्लास एंड वन रिवीजन बिफोर द नेक्स्ट क्लास, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेमोरी के लिए। और सर जब मेमोरी पे आए तो मेरे हिसाब से बेस्ट टेक्निक है रीड एंड रिकॉल। जैसे एक पोर्शन रीड किया, फिर उसको मन में रिकॉल करने का कोशिश किया, कितना रिटेन कर पा रहे। ऐसा 2 बार करेंगे तो एक मेमोरी में बैठ जाएगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आंसर्स लिखना होता है तब कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेमोरी नहीं रहेगा तो फिर एग्ज़ाम में आंसर्स लिखना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए वो बेस्ट टेक्निक। और फिर जो आप बोलते हैं स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड्स पे जो फोकस करना है, आप जो हाईलाइट कराते हैं, मार्क कराते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वही यही 3-4 फोकस एरियाज़ है जो मैंने किया था, इसीलिए ऐसे मार्क्स आए हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? एग्ज़ाम की पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम मई में था, तो लेट्स से 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम से तुम्हारा क्या शेड्यूल था पढ़ने का? ठीक है, वो पूरा एक बार डिस्कस कर। सर मेरा ऐसा नहीं था कि मैं पूरा टाइम वाइज शेड्यूल करके जाता था। मैं बस डेली गोल्स रखता था कि मेरे को इतना इतना चैप्टर करना है, इतना पेज करना है वैसे। और अराउंड 9 to 10 आवर्स मेरा डेली का स्टडी टाइम रहता था। क्योंकि ऐसा स्ट्रिक्ट शेड्यूल मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि 6 से 6:30 ये करूँगा, 6:30 से 7 वो करूँगा। बस गोल्स रखा और फिर वो उसको जितना हो सकता है करने का कोशिश किया। आई रिकॉर्ड अगेन, मेरे को याद आया, तन्वय ने मुझसे लॉ, ऑडिट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लिया है ना, तो इसके FMSM में भी बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आए हैं, 85 आए हैं। मतलब आप सोचो, ऑडिट में 96, FMSM में 85। अगर बस इसने एक साथ पूरा दे दिया होता ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो एकदम 1 डिजिट रैंक में मार्क्स जाते। तो थोड़ा सा स्टूडेंट लोग को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में भी तुम थोड़ा गाइड कर सकते हो। सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है कि एक तो आपका जो बुक है उसका वो ही मेमोराइज करें, और जितना क्वेश्चंस हो सकता है, क्योंकि उसमें केस स्टडीज़ आते हैं। केस स्टडीज़ का कोई तरीका नहीं है, जितना आप करोगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उसमें। जो इंस्टीट्यूट की RTP MTPs आती है, या जो पिछले साल के पेपर्स आते हैं EISSM वाले, उसके क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करो। SM में वही है। और SM में खुद का लैंग्वेज भी चलता है, क्योंकि उतना लैंग्वेज का स्ट्रिक्टनेस नहीं है। राइटिंग स्किल क्या तुम्हारी पहले से बहुत अच्छी थी कि ये प्रेपरेशन की वजह से भी अच्छी हुई? बिकॉज बिना अच्छी राइटिंग स्किल के इतना बड़ा मार्क्स थ्योरी में नहीं आ सकता। तो अपनी राइटिंग स्किल के बारे में थोड़ा बताना और स्टूडेंट्स को टिप्स देना। तो राइटिंग स्किल्स मैं बोलूँगा मेरी पहले से अच्छी थी, लेकिन जैसे आंसर्स अब आप जब लॉ, ऑडिट, SM ये सब में आंसर्स लिखते हो तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर फॉलो करना है। जैसे लॉ में पहले प्रोविज़न लिखा, फिर जो केस पूछा है उसको डिस्क्राइब किया, फिर कंक्लूजन दिया। वैसे ही ऑडिट में आप ऐसे का नाम नंबर कोट कर दिया, फिर जो केस स्टडी पूरा उसका प्रोविज़न जो है वो लिख दिया, फिर केस स्टडी डिस्क्राइब कर दिया। वैसे अगर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहेगा तब एग्जामिनर को भी कंफर्ट होगा चेक करने में। बस वही है। और SM में भी सेम, कि पहले जो आपका कंटेंट है वो लिख दिया, उसके बाद फिर केस स्टडी डिस्क्राइब करके कंक्लूजन दे दिया। अब मैं ऑडिट के बारे में पूछूंगा। ऑडिट में चैप्टर्स 11 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 5 चैप्टर्स वॉल्यूम 1, फिर चैप्टर 6 to 11 वॉल्यूम 2। तो थोड़ा सा अगर चैप्टर वाइज या वॉल्यूम वाइज गाइड कर सको स्टूडेंट को, जैसे वॉल्यूम 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट किस वॉल्यूम से करना चाहिए, चैप्टर्स की प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए? तो वॉल्यूम 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ज़्यादा वेटेज है मार्क्स का, लेकिन चैप्टर्स सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स छोड़ने लायक नहीं है। जैसे मेन जो मेरे हिसाब से 4 चैप्टर ही सिलेबस को थोड़ा टफ करते हैं, 3, 4, 5 और 9। तो 3 और 4 और 9 तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। तो मैंने जब प्रिपरेशन किया था मैंने इसको पीसेस में तोड़ दिया था। जैसे 3 में मटेरियलिटी का स्टैंडर्ड एक ले लिया, फिर अलग अलग टाइप के रिस्क को एक ले लिया, 4 में जैसे सैम्पलिंग का अलग ले लिया, वैसे किया। और नंबर 5, इसमें इतने सारे पॉइंट्स है, ये कभी याद नहीं होने वाले। इसमें जो सर आप जो एक एक दो दो वर्ड लिखाते हैं पॉइंट्स के साइड में,
वो बेस्ट है, वो याद करके जाओ और अंदर का रीड कर लो ताकि खुद से लिख सके थोड़ा, बस वही। और बाकी सारे चैप्टर्स तो कंपेरेटिवली ईजी है। 9 वही स्पेशल एंटिटीज़ ना, तो ये 4 चैप्टर्स इन्होंने बोले बहुत इंपॉर्टेंट, 3, 4, 5, 9। वॉल्यूम 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड्स का फोर्स ज़्यादा आने लग गया एग्जाम में। और 4 चैप्टर्स मेन, 3, 4, 5, 9। 3 आई थिंक इज़ रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर। 4 नंबर चैप्टर ऑडिट एविडेंस है, वो बहुत बड़ा 80 पन्ने का चैप्टर, उसमें भयंकर स्टैंडर्ड्स और एविडेंस वाले हैं। चैप्टर 5 तो सबको पता, आइटम्स ऑफ एफएस होते हैं, उसमें प्रोसीजर्स की लिस्ट होती है, उसको शॉर्ट करके याद करना। और 9 नंबर स्पेशल एंटिटीज़, उस पर बहुत ज़्यादा, वो भी लंबा चैप्टर, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन सेट होते हैं। ठीक है, MCQ और डिस्क्रिप्टिव के बारे में मुझे पूछना है। ये एक डाउट रहता है कि पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, MCQ या डिस्क्रिप्टिव? तो मैंने तो ये किया था कि पहले 2 घंटा डिस्क्रिप्टिव, जितना मेजॉरिटी पोर्शन हो सकता है अटेम्प्ट कर लिया। जैसे 70 मार्क्स रहता है तो आपका 50 to 55 उस टाइम तक हो जाना चाहिए। उसके बाद आप आधी घंटा MCQ को दीजिए, जितना हो सकता है कर लीजिए। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन बचा उसको अटेम्प्ट करके ख़त्म करना। मेरा तो यही स्ट्रैटेजी था जब पेपर अटेम्प्ट कर रहा था। मतलब MCQ हाफ एन आवर में हो गया था? हाँ, 30 मार्क का MCQ 30 मिनट्स में ख़त्म करना तो बड़ी बात है। अच्छा, MCQ तो 2 घंटे पहले पूरा डिस्क्रिप्टिव पे मेहनत किया, और उसमें 2 घंटे में तुमने 50 to 60 मार्क्स अटैम्प्ट वैसे कर लिया फिर MCQ में। ओके, अब आगे आर्टिकलशिप वगैरह के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तुम बताओ। हर स्टूडेंट की आर्टिकलशिप को लेके एक अपनी ओपिनियन होती है। जैसे मैं एक बार जस्ट सबके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये रहता है कि नहीं, मैं अगर बड़े फर्म में जाऊंगा तो बड़े फर्म में क्या होता है कि काम का इतना प्रेशर रहेगा कि मैं फाइनल की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, और मेरा टारगेट है कि मैं मुझे फाइनल में रैंक लाने हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि नहीं, हमें बिग 4 में आर्टिकलशिप चाहिए, बड़ी फर्म जितना होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर स्टूडेंट का अपना एक अलग ओपिनियन होता है। मेरा इसके ऊपर एक अलग ओपिनियन है जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स का भी क्या ओपिनियन है, बिकॉज जितने ज़्यादा लोगों के ओपिनियन हमें पता चलेंगे ना, उतना बेहतर रहेगा। तो आर्टिकलशिप का तुमने अभी कहाँ कहाँ पर मतलब इंटरव्यू दिया है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तुम्हारा क्या मतलब प्लान है आर्टिकलशिप को लेके? तो मैंने अभी तक 3 फर्म्स में इंटरव्यू दिया है, देवी देसाई, KGRS एंड कंपनी और जे गुप्ता एंड कंपनी। तो वहाँ पे क्वेश्चंस तो मेनली आपको पहले आपका प्रोफाइल बनाएंगे कि व्हाट, टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपके फैमिली के बारे में पूछेंगे। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस पे जाते हैं, जो भी आप डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। और बेसिक मेरा आर्टिकलशिप के लिए ओपिनियन है कि बिग 4 और मिड साइज़ दोनों के ही अपने प्रोज और कॉन्स दोनों है। वो आपको अपना डिसीजन खुद के हिसाब से लेना है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या प्रेफरेंस है। मेरा वही ओपिनियन है। DB देसाई आई थिंक वो बिग 10 फर्म्स में आएगा, बिकॉज DB देसाई बेकर टिल्ली के साथ एसोसिएटेड है शायद। क्या वो देसाई हरिभक्ति फर्म है, पर वो एक बिग 10 फर्म है इंटरनेशनल, शायद बेकर टिल्ली नाम है या कुछ और नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उसके साथ एफिलिएटेड है। तो देसाई हरिभक्ति अब वो इंडियन फर्म्स में नहीं, वो इंटरनेशनल फर्म्स में ही काउंट होगा बिग 10-20 में। ठीक है, इट्स अ रेप्यूटेड फर्म, वहाँ से भयंकर स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप करते भी हैं, काम का वर्क कल्चर एक्सपोजर बहुत है वहाँ पे। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर अबाउट स्टडीज़ विद द स्टूडेंट्स? ऐसा तो और कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है कि कंसिस्टेंटली मेहनत अगर करते रहोगे तो आराम से पास होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है, हम लोग सब जब कर रहे हैं तो सबका ही होगा। ऐसा तो नहीं है कुछ कि आप अलग है आपका नहीं होगा, बस यही है। बस यही मुझे टिप्स जानने थे। ऑडिट के बारे में स्पेसिफिकली, जैसे तुमने बहुत सारे टिप्स दिए कि बुक को स्टडी करना है, डिसिप्लिन से करना है, याद करना है और रूटीन बना के करना है। ऑडिट कब पढ़ना चाहिए, मतलब जैसे अगर मैं जैसे जनरल जाना चाहता हूँ कि मॉर्निंग टिल नाइट का अगर शेड्यूल है, सारे क्लासेस मान लो ख़त्म हो गए, लास्ट 3 महीने स्टूडेंट घर में बैठ के इंटर की तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम के पहले, तो वो 3 महीने तो घर पे हैं और कोई क्लासेस भी देखनी नहीं है, तो उस वक्त ऑडिट क्या डेली पढ़ना है कि मतलब गैप में पढ़ रहे थे, क्यूमुलेटिव रिविजन कर रहे थे, कौन सा स्लॉट रखते थे पढ़ने के लिए? यू आर अ मॉर्निंग स्टूडेंट कि नाइट स्टूडेंट? एक होता है जो रात को पढ़ता है, एक होता है मॉर्निंग पढ़ता है, तो तुम किस कैटेगरी में थे और तुम ऑडिट किस टाइम को प्रेफरेंस देते थे? तो मैं ऑडिट रोज़ पढ़ता रहा। मेरा यही है कि और ऑडिट जैसा सब्जेक्ट, ऑडिट और लॉ जो ये थ्योरी सब्जेक्ट्स है, इनको रोज़ टाइम देगा तभी ही होगा, क्योंकि ये सब जो सब्जेक्ट्स है ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। और जो मैं नाइट स्टूडेंट था, मैं नाइट के टाइम में ही ऑडिट को टाइम देता था, बाकी सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम दूसरा सब्जेक्ट्स को टाइम देता था।
पर तुम जेवियर्स के स्टूडेंट हो तो सुबह तो रोज़ कॉलेज जाना है, तो वहाँ तो छुट्टी अलाउड नहीं है ना? नहीं, 60 to 75% अटेंडेंस मेंटेन करते हैं। ओ ऐसा है क्या? तो ठीक है, वेरी गुड। मुझे तो आई थिंक यू हैव कैप्चर्ड ऑल द पॉइंट्स ब्यूटीफुली इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। देखो ये होता है कई बार, क्या होता है ना कि हम लोग को इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो एकदम उनका पूरा सजाया हुआ रहता है दिमाग में कि हाँ ये चीज़ का ये आंसर, ये पॉइंट बाय पॉइंट, तो वो मुझे आज देखने को मिल रहा है। कोई भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका हाथों हाथ एकदम पूरा पॉइंट बाय पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड आंसर अवेलेबल है, तो ये दिखाता है कि राइटिंग स्किल और प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है एग्जाम में। यू हैव कैप्चर्ड ऑल द पॉइंट्स वेरी ब्यूटिफुली, थैंक यू। मतलब ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि 96 मार्क्स थ्योरी सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट का आना ये बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं खुद बोलता हूँ स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाते वक्त भी कि देखो मार्क्स काटने के लिए उनके पास एम्पल स्कोप है, क्योंकि बुक तो एग्जैक्ट लैंग्वेज में कॉपी पेस्ट करके नहीं आ सकता, कोई भी स्टूडेंट कितना ही पढ़ ले। आज मैं टीचर हूँ, आई बीन टीचिंग फॉर लास्ट 12 ईयर्स, मुझे सब कुछ याद है, पर मैं भी अगर एग्जाम देने बैठूँ तो मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी पर एग्जैक्ट बुक की तो कॉपी पेस्ट नहीं होगी, तो 96 वहाँ आना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे में अगर कोई स्टूडेंट 96 लेके आता है इंटरमीडिएट में, ये मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड अचीवमेंट होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, यू हैव मेड मी प्राउड। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आर्टिकलशिप में जो भी होगा मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। एनी लास्ट टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स, एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू शेयर विद स्टूडेंट्स? So the last message is the same, that keep being consistent and disciplined, and don't lose hope. You will pass.